हाँ हाँ भाई, हाँ चलो। सो आगे का हम लोग नहीं, रिकॉर्डिंग में भेजता थोड़ी हूँ आपको, ये रखता हूँ मैं, फ्यूचर में काम आता है। अभी तुम्हें पता नहीं, आएगा कुछ दिनों बाद काम आएगा, है ना। वैसे मैं यूट्यूब पे डालता हूँ बट वो काम आएगा बाद में आप लोगों को, है ना। सो हम लोग को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ना है। रिएक्शन मैकेनिज्म, ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो होंगे वो केमिकल रिएक्शन के आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस। और रिएक्शन के क्वेश्चन करने के लिए प्रोसेस पता होना चाहिए कि रिएक्शन हो कैसे रही है, विच इज़ कॉल्ड रिएक्शन मैकेनिज्म। तो रिएक्शन मैकेनिज्म है कि प्रोसेस बाय विच और पाथ विच अ रिएक्शन फॉलो। जैसे हमने केमिकल काइनेटिक्स में भी रिएक्शन मैकेनिज्म नाम की चीज़ सुनी थी, राइट, कि 2-3 स्टेप होंगे, एक स्टेप होगा, मल्टीपल स्टेप्स होंगे, इस तरह से। सो रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी कि हम लोग, जैसे मान लो ए एक रिएक्टेंट है और उससे कुछ पी नाम का प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसको बनाने के बहुत सारे तरीके मतलब बहुत सारे स्टेप्स हो सकते हैं कि भाई एक ए आया और सीधे पी बन गया, मतलब प्रोडक्ट एक ही स्टेप में बन गया, उसको हम एलिमेंट्री रिएक्शन कहते थे, राइट। और एलिमेंट्री रिएक्शन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन जो भी इन्वॉल्व है उसमें, उसका। दिक्कत आती थी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आपको पहले आरडीएस डिसाइड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको सारे स्टेप्स पता होने चाहिए। तो जो इनऑर्गेनिक रिएक्शन हम करते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, उसमें हम रटा रटाया होता है कि भाई इसके ये स्टेप्स दिए रहेंगे आपको कि भाई ये स्टेप्स है, ये फास्ट है, ये स्लो है, ये आरडीएस है, ये रिवर्सिबल है। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में ऐसा नहीं होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में आपको बेस्ड ऑन योर नॉलेज ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, न्यूक्लियोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स, आपको पता करना पड़ेगा कि रिएक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो होंगे, कौन आरडीएस होगा, किस में प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा, ये सारी चीजें हमें डिसाइड करनी है। तो ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में यहां से यहां जाने का जो पाथ है, दैट इज ए से लेट से बी गए, बी से फिर सी बनाया, सी से कुछ डी बनाया, एंड देन डी से फाइनल प्रोडक्ट बना। तो ये जो तरीका है इसको हम क्या कहते हैं, मैकेनिज्म। इसको हम कहते हैं मैकेनिज्म, द प्रोसेस और द पाथ दैट रिएक्शन फॉलोज इन कन्वर्जन फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, उसको हम क्या कहते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म। नाउ बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस मैकेनिज्म विल चेंज, है ना। तो रिएक्शन, ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हमें पढ़नी है उसका मैं एक बेसिक आइडिया देता हूँ आपको। ऑर्गेनिक रिएक्शंस जनरली जो हमें पढ़नी है अपने सिलेबस में जो है, उसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो होंगी जिसमें क्या, नाम से क्लियर है कि कुछ जाएगा और कुछ आएगा उसकी जगह, सब्स्टिट्यूट होगा, राइट। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी 3 तरह की पढ़ेंगे हम लोग। एक होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक होगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और तीसरा होगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ये अपन अभी पढ़ेंगे, ये हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, और ये भी हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। ये रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन के बाद आता है आपका एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्या होगा कि भाई सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा कि एक गया दूसरा आया, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। एडिशन में कुछ गया नहीं, कुछ नया आया, सिर्फ ऐड हुआ। जैसे एडिशन रिएक्शन का सिंपल एग्जांपल है कि एक एल्कीन है और एल्कीन पे आपने हाइड्रोजनेशन करा दिया, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दिए, सो दैट इज एडिशन रिएक्शन, राइट। सो हाइड्रोजनेशन या कभी भी पाई बॉन्ड तोड़ के कुछ और लगाना उसकी जगह, दैट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। तो एडिशन रिएक्शन भी 2 तरह की होगी, क्या, न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक। नाउ आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक होगी, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो बेसिकली नाम इससे आता है कि जो पहला स्टेप है रिएक्शन का, उसमें कौन एक्ट करता है। कि अगर पहले न्यूक्लियोफाइल आया तो हम उसको बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर बाहर से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तो हम उसको कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसे मान लो एडिशन में पहले न्यूक्लियोफाइल आया तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल आया तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एडिशन का जनरल तरीका क्या होगा कि सर एक कंपाउंड है, कुछ मान लो ए उसके साथ बी का बॉन्ड बना है, यहाँ पे कुछ सी डी लेके आए, ए के साथ सी लग गया, बी के साथ डी लग गया, सो दैट इज सिंपली एडिशन, है ना, कि ए इस बॉन्ड की जगह सी और डी जाके ऐड हो गए, ठीक है।
उसके बाद आता है, हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, दैट इज थर्ड टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, नाम से क्लियर है, एलिमिनेट हो जाएगा, कुछ है नहीं, जो है वो निकल जाएगा, कुछ ना कुछ बाहर निकल जाएगा, विच इज लाइक ऑपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन इन अ वे, कि एडिशन में ऐड होता है, एलिमिनेशन में रिमूव होता है। जैसे मान लो कि ए और बी के बीच में बॉन्ड है, उससे सी और डी कनेक्टेड है, तो यहां से ए और बी के बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा और सी डी बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन। ना इसके भी अलग अलग तरीके होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रीअरेंजमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शंस। तो फोर्थ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होगा वो होगा रिडॉक्स। रिडॉक्स में भी दो होंगे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ना आपके मन में डाउट आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए कि क्यों नहीं आ रहा है, कि सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन तो कुछ होता ही नहीं है, जो होता है वो तो रिडॉक्स होता है। मतलब ऑक्सीडेशन अलोन नहीं हो सकता, रिडक्शन अलोन नहीं हो सकता, दोनों कॉम्बिनेशन में होते हैं कि भाई एक तरफ किसी का ऑक्सीडेशन होगा तो उसी रिएक्शन में किसी का रिडक्शन होना कंपलसरी है, क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला जरूरी है। तो फिर सर हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नाम क्यों दे रहे हैं? वो इसलिए कि हमारे लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड मेन सब्जेक्ट है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या हो रहा है उसके बेसिस पे नाम दिया गया कि लेट्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जो रिएजेंट लेके आओगे वो डेफिनेटली रिड्यूस होगा, पर रिएक्शन का नाम होगा ऑक्सीडेशन बिकॉज द ऑर्गेनिक कंपाउंड गेट्स ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन इसलिए कि इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और रिडक्शन में रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिंपल एग्जांपल में अगर हम समझे तो जैसे मान लो कि आपके पास यहाँ पे अल्कोहल है, ऐसा ब्यूटेन 2 ऑल बोलोगे इसको, ब्यूटेन 2 ऑल को अगर आपने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके आए और ये बन गया ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेनॉन 2 ब्यूटेनॉन बन गया लेट्स से। सो 2 ब्यूटेनॉन में क्या हुआ कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यहां से एक हाइड्रोजन गया, यहां से एक हाइड्रोजन गया और डबल बॉन्ड बन गया। तो इसमें कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है, कि पहले कार्बन का अगर +1 था तो अब कार्बन का +3 है, 2 यूनिट से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि वहां से एक हाइड्रोजन हटा है और एक ऑक्सीजन का बॉन्ड भी बढ़ा है, तो 2+2 हुआ है, राइट। तो यहां से यहां तक हुआ ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर इसी को अगर हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट लेके आ गए, रिड्यूसिंग एजेंट का जनरल सिंबल होता है नेसेंट हाइड्रोजन से दिखाते हैं हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ठीक है, पढ़ेंगे ये सब, अलग अलग रिएक्शंस पढ़नी है, पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म इन्हीं पे बेस्ड है। एंड लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो होती है दैट इज फिफ्थ टाइप, उसको हम कहते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट में क्या होगा कि उसमें बाहर से कुछ नहीं आएगा, बाहर से बस एक कैटलिस्ट टाइप का कुछ रिएजेंट होगा जो कंपाउंड को रीअरेंज कर देगा, मतलब उसमें से कुछ बाहर निकल जाएगा। जैसे कि हालांकि ये अभी पढ़ना नहीं है अपने को, लेकिन मान लो ऐसा कुछ है और यहाँ पे कुछ आपने ग्रुप लगाया N3 टाइप का कुछ है ना, और बाहर से कुछ लेके आते हो ग्रुप, एक्स्ट्रा ग्रुप कुछ भी, तो यहाँ से N3 बाहर निकल जाएगा और ग्रुप आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ग्रुप आ जाता है, या फिर यहाँ से मिथाइल उठ के, कार्बन उठ के इधर। लेट्स नॉट डिस्कस दिस एक्चुअली, क्योंकि मैकेनिज्म में बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा समझना। सो रीअरेंजमेंट का मतलब ये है कि ग्रुप सेम सब्सटेंस में से कहीं से कुछ ग्रुप उठ के कहीं और चला जाएगा। सिंपल सा अगर समझे कि ये A, B, C और इस पे कोई ग्रुप लगा है, रीअरेंज होके फाइनल प्रोडक्ट में A, B, C और ग्रुप यहाँ आ गया। जैसे सिंपल एग्जांपल है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट की, यहाँ से मिथाइल ग्रुप शिफ्ट होकर वहां चला जाता था, कार्बोकेटाइन कहीं और आ जाता था, राइट। सो दैट इज सिंपली रीअरेंजमेंट, की कुछ इसी कंपाउंड में से कुछ कहीं से उठ के कहीं और चला जाए, रीअरेंज हो जाए। ठीक है, इतनी तरह के रिएक्शंस हमें टोटल पढ़ने आने वाले 10-12 लेक्चर जो भी होंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के। लेकिन बीटेस्ट तक का सिलेबस क्या है? बीटेस्ट तक का सिलेबस है सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये वाला पार्ट, ये है आपका बीटेस्ट का सिलेबस अभी का। ठीक है, तो इसको हम डिटेल में करेंगे अगले 3 लेक्चर में कवर। देखो आप लिख लो इन सबको।
ये सब सिंपल एग्जांपल्स हैं डिफरेंट रिएक्शंस के जो हम पढ़ेंगे आगे। अभी आपको इनको रटना नहीं है, जस्ट नोट्स में होना चाहिए कि भाई अलग अलग टाइप के रिएक्शंस होती हैं, तो उन सबको हम इंक्लूड कर रहे हैं और कुछ नहीं है ना। सो ऑल यू हैव टू डू। फोर्थ रिडॉक्स रिएक्शन, यस फोर्थ है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें दो तरह के होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट रिएक्शन मैकेनिज्म एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन, है ना। सो रिएक्शन मैकेनिज्म अपने आप में आई थिंक 8 या 9 लेक्चर का होगा खुद सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म। देन हाइड्रोकार्बन चैप्टर आएगा 5 लेक्चर का, 5 to 6 लेक्चर्स। उसके बाद जैसे ही हाइड्रोकार्बन खत्म होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्पीड 2x हो जाती है, क्योंकि जो स्पीड के लिए है वो रिएक्शन मैकेनिज्म है। सो इफ यू डोंट अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म, इट इज डिफिकल्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड टू अंडरस्टैंड रिएक्शन मैकेनिज्म यू मस्ट अंडरस्टैंड जीओसी। सो इसलिए ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है, जो मैं इतने दिनों से बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि जीओसी पढ़ो, जीओसी पढ़ो, राइट। क्योंकि आज ही देखो अभी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल पहचानने के लिए ही जीओसी लगेगा, है ना। तो ज़रूरी है सब कुछ। अब हम समझते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि वही अपना आगे का पूरा चैप्टर है। 3 लेक्चर में हम सिर्फ 3 क्या और भी लेक्चर्स लगेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ने के लिए, ठीक है। सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी अलग अलग टाइप के होंगे। एक होगा SN1, इसको कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर, ठीक है, मतलब इसका ऑर्डर 1 होता है, ठीक है। एक होगा SN2, ऑब्वियसली ऑर्डर 2 होगा उसका। फिर हम पढ़ेंगे SNI या SN प्राइम भी पढ़ेंगे, जो कि SN1 और SN2 का ही सब पार्ट है, लेकिन अलग से पढ़ेंगे। SN प्राइम मतलब SN1 प्राइम SN2 प्राइम, ऐसे दोनों का कंबाइन पढ़ेंगे। यस, काइनेटिक्स वाला ऑर्डर। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे SNI, आई बोले तो इंट्रामॉलिक्यूलर, ठीक है, इंट्रामॉलिक्यूलर। फिर हम पढ़ेंगे SNNGP, NGP मतलब नेबरिंग ग्रुप का पार्टिसिपेशन, इट इज काइंड ऑफ इंट्रामॉलिक्यूलर बट इन अ डिफरेंट वे, ठीक है। इसको हम कहते हैं, एनजीपी का पूरा नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे SNAE और लास्ट में हम पढ़ेंगे SNAR। इतने तरह के हैं। SNAE का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया एडिशन एंड एलिमिनेशन। SNAE एडिशन एलिमिनेशन, AE एडिशन होगा पहले, देन एलिमिनेशन होगा। सो सब्स्टिट्यूट करने का तरीका क्या है कि भाई कोई आया और कोई गया, सिंपल सब्स्टिट्यूशन। एक है कि कोई आया, वो रुका, कोई दूसरा बाद में गया एंड देन वो फाइनली आ गया। समझ रहे हो कि वो, उसको हम कहते हैं AE, कि पहले एडिशन हुआ और देन दूसरे का एलिमिनेशन हुआ, तो नेट रिजल्ट इज सब्स्टिट्यूशन बट इट फॉलोज एन एडिशन मैकेनिज्म फर्स्ट, ठीक है। तो इतने तरह के रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। अब आप बोलोगे सर हम इतने सारे कितने दिनों में पढ़ेंगे, तो अभी तो बी टेस्ट में सिर्फ ये दोनों पढ़ने हैं आपको, SN1 और SN2। हाँ
एसएन प्राइम सब पार्ट है तो थोड़ा बहुत हाँ इसको भी डिस्कस करेंगे अपन ये वाले को, क्योंकि इन दोनों का ही सब पार्ट है ये। ठीक है, ये अपना सिलेबस है अभी का। एरोमेटिक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं एसएन एआर। तो इसको हम बोलेंगे नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, इसको बोलेंगे वाया एडिशन एलिमिनेशन, और इसको एरोमेटिक। ठीक है, सो लेट्स नॉट डिस्कस दैट, हम टाइम जाएगा फालतू में, पढ़ेंगे ही अलग से बाद में, तो अब मैं एग्जांपल भी नहीं देता, बस नाम लिख लो कि इतने तरह के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें पढ़ने हैं। अब 1 मिनट पॉज करो और लिखना बंद करो मतलब, और थोड़ी देर के लिए यहाँ पे फोकस करो कि एक जनरल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं उसके, और उनका क्या इंपॉर्टेंस है। तो एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आपके पास एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा और उससे बॉन्डेड एक ग्रुप होगा, कोई भी ग्रुप मान लेते हैं यहां से, इसको ही सब्स्टिट्यूट करना, मतलब ये हटेगा और इसकी जगह कुछ और आएगा। सो दिस नीड्स टू बी सब्स्टिट्यूटेड। अब उसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए आप लेके आते हो एक न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल लेके आते हो जिसका सिंबल हम आगे जब भी NU माइनस लिखें मतलब न्यूक्लियोफाइल का सिंबल है, E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल है, B माइनस मतलब बेस का सिंबल है, H प्लस मतलब एसिड का सिंबल है, राइट। तो न्यूक्लियोफाइल आप लेके आते हो और एट द एंड ऑफ द रिएक्शन आपका ग्रुप निकल जाता है वहां से और न्यूक्लियोफाइल जाके वहां पे ऐड हो जाता है। तो R यहां पे लग जाएगा NU, और ग्रुप जो होगा ऑफ कोर्स बॉन्ड टूटेगा तो ग्रुप माइनस चार्ज के साथ बाहर निकलेगा, यही होगा। ये तो जनरल सी बात है। अब ये कैसे होगा इस रिएक्शन मैकेनिज्म, पर ये होगा इस सब्स्टिट्यूशन। अब ये कैसे होगा यही हमें एक्सप्लोर करना है अगले 3 लेक्चर में, पर ये होगा। अगर ये होगा तो इसको कराने के लिए ऐसा नहीं कि दोनों ले आओ और रिएक्ट करके, आपको चाहिए होता है एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, मतलब एक मीडियम चाहिए जिसमें ये दोनों इंटरैक्शन अपना स्टार्ट कर सके, एक सरफेस चाहिए। ठीक है, लिखना नहीं है, समझना है, सिर्फ लिखना नहीं है। तो यहां पे इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ये मैंने जीओसी के फर्स्ट लेक्चर में भी लिखवाया था आप लोगों को सब कुछ। इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये सॉल्वेंट है, ऑफ कोर्स ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है आपका, which is again an organic compound. So substrate is any organic compound which participates in substitution reaction. Product is a result of that substitution reaction. This group जिस पे ये माइनस चार्ज है, जरूरी नहीं हमेशा माइनस हो, बट यूजुअली माइनस होगा। ये इसका नाम देखो ऑब्वियस है कि वहां से वो निकल गया, वहां से वो निकल गया, तो इसका नाम होता है, इसको हम कहते हैं लीविंग ग्रुप। कि जो सबस्ट्रेट को लीव करता है उसको हम क्या कहते हैं, लीविंग ग्रुप। जो सबस्ट्रेट पे अटैच हो जाता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, और जो मीडियम हमें चाहिए कराने के लिए उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये अब जो कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN1 होगा, SN2 होगा, SN प्राइम होगा, SNI होगा, इन यही 4-5 फैक्टर है जो मिलके डिसाइड करते हैं कि एंड में होगा क्या। ठीक है, तो होगा यूं कि ये बॉन्ड टूटना जरूरी है, तो जितना ये बॉन्ड जल्दी टूट जाए उतना इसके आने के चांसेस बढ़ गए। सो दैट फैक्टर डिस्कसेस रेट ऑफ रिएक्शन, कि भाई रेट कैसे डिसाइड होगा। अच्छा, ये बॉन्ड टूटेगा तो ये लीव भी जल्दी करेगा, तो वो लिविंग एबिलिटी भी डिसाइड कर रहा है। अच्छा, ये जितनी जल्दी लीव कर जाए उतना बेहतर है, तो हमें लिविंग एबिलिटी डिस्कस करनी पड़ेगी, भाई कौन अच्छा लिविंग ग्रुप है, कौन जल्दी लीव करता है, क्योंकि जो जल्दी लीव करेगा वो जल्दी प्रोडक्ट बनाएगा। अच्छा, जो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, मतलब जिसको इलेक्ट्रॉन देने की जल्दी है, वो जल्दी प्रोडक्ट बनाना चाहेगा, राइट। अच्छा, जो सॉल्वेंट का काम क्या है, सॉल्वेंट का काम है उनको मीडियम प्रोवाइड करना। तो एक सॉल्वेंट ऐसा है जो इधर बैठा है और इनके बॉन्ड तोड़ने के लिए बैठा है, वो खींच के इनके बॉन्ड को तोड़ रहा है, तो ऐसा सॉल्वेंट अच्छी बात है। अगर हमें सब्स्टिट्यूशन कराना है तो हमें ऐसा ही सॉल्वेंट चाहिए जो क्या करे, सबस्ट्रेट के बॉन्ड को तोड़ दे। और इसको हम कहीं ना कहीं वाटर के केस में इसी को हम डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं उसके, ना, कि किसी पोलर मॉलिक्यूल के बॉन्ड को वो तोड़ दे, राइट। अच्छा, आप मुझे बताओ कि ये जो बॉन्ड टूटेगा ये होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है कि हेटेरोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन है? हेटेरोलिटिक है, राइट, क्योंकि यहां से माइनस लेके निकला है, तो मतलब इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ये ग्रुप लेके निकल गया, तो इस पे आया प्लस, और उसी प्लस को इस माइनस ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्रोडक्ट बना न्यूट्रल। आ रही बात समझ में? अब ये काम कराने के ये मल्टीपल तरीके हैं जो हम देख रहे हैं यहां पे ऊपर, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन चारों के बारे में। आज का लेक्चर सिर्फ इन चारों चीजों का जनरल ओवरव्यू समझना है, चारों भी नहीं, मेन इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियोफाइल। देखो सबसेट तो फिक्स ही कर दोगे ना यार कि ये रिएक्ट कर रहा है, चेंज क्या करोगे, ये सॉल्वेंट पढ़ेंगे हम आज, और लीविंग ग्रुप पढ़ेंगे हम, ये तीनों तो आज ही डिस्कस करेंगे। और
आज का लेक्चर बस इन तीनों पे ही है, ठीक है। तो लिखिए इनको एंड देन हम इन चारों चीज़ों को डिफाइन करते हैं अलग अलग। आपने लिख लिया है तो सबसे फर्स्ट चीज हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट छोटा टॉपिक है तो जल्दी हो जाएगा इसलिए, और इसके बारे में बहुत सारी बातें आपको पता भी है कि सॉल्वेंट कितने तरह के होते हैं। हाँ लिखा, लिख लिया, ठीक है। सो सॉल्वेंट लिखते हैं नेक्स्ट। सॉल्वेंट कितने तरह के होंगे? मेनली दो तरह के, पोलर एंड नॉन पोलर। सॉल्वेंट के पोलर नॉन पोलर होने के लिए उसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, सॉरी जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और सॉल्वेंट के पोलर होने के लिए नेट डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो होना चाहिए, राइट। अच्छा, पोलर सॉल्वेंट भी दो तरह के होते हैं, पोलर प्रोटिक एंड पोलर एप्रोटिक। और नॉन पोलर तो नॉन पोलर ही होता है, ठीक है। पोलर प्रोटिक मतलब जिसके पास H प्लस आयन प्रोटॉन्स हो, जिसको वो डोनेट कर सके इन द रिएक्शन मिक्सचर। नॉट दैट कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए, बस थोड़ा बहुत H प्लस डोनेट करने की एबिलिटी हो। सो हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? एनी सॉल्वेंट विच इज पोलर और एनी सॉल्वेंट which has hydrogen connected to either oxygen, क्योंकि सबसे कॉमन वाटर H2O is a polar protic solvent, और नाइट्रोजन और सल्फर और हैलोजन। अगर ऐसा कोई सॉल्वेंट है जिनमें इस तरह का कोई भी बॉन्ड है तो वो एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये बात समझ में कि किसी भी सॉल्वेंट में जहां ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो, या नाइट्रोजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड हो, या सल्फर या हैलोजन, उसको हम कहेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। इसकी खास बात यह होती है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो कटायन और अनायन दोनों को सॉल्वेट कर सकता है, ठीक है। सो इट सॉल्वेट्स, और ये सबसे इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, जिसको हम यूज करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में। इट सॉल्वेट्स कटायन एज वेल एज अनायन। ये इसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी है भाई, कटायन को भी सॉल्वेट करता है और अनायन को भी सॉल्वेट करता है। अच्छा, जो इसके अलावा कुछ भी है लेकिन पोलर है तो वो पोलर एप्रोटिक हो गया। अच्छा, पोलर एप्रोटिक की खास बात यह है कि इट सॉल्वेट्स ओनली कटायन, इट सॉल्वेट्स ओनली कटायन। नॉन पोलर तो नॉन पोलर होता है भाई, जिसमें नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो, तो वो ना तो कटायन को सॉल्वेट कर सकता है ना ही वो अनायन को सॉल्वेट कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई चार्ज डेंसिटी नहीं, कहीं पे भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ही नहीं है। सो डज नॉट सॉल्वेट कटायन और अनायन, किसी को भी सॉल्वेट
नहीं करता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सॉल्वेट करना जरूरी है। बॉन्ड तोड़ने के लिए बॉन्ड की पोलैरिटी के अगेंस्ट काम करना जरूरी है कि बॉन्ड पोलर है तो ऑलरेडी खींच के उसको तोड़ दिया, राइट। तो उसके लिए सॉल्वेंट का पोलर होना जरूरी है। सो एनी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन यू हैव टू यूज अ पोलर सॉल्वेंट। सो पोलर सॉल्वेंट्स ही हम यूज करेंगे। सो पोलर सॉल्वेंट्स आर यूज्ड इन एसएन रिएक्शंस, है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम पोलर सॉल्वेंट को यूज करते हैं, चाहे प्रोटिक हो या एप्रोटिक हो, लेकिन पोलर तो चाहिए। अच्छा, फिर नॉन पोलर सॉल्वेंट कहाँ यूज होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज होता है रेडिकल के रिएक्शन में, जहां आपको बॉन्ड को होमोलिटिक फिजन करना हो, है ना। जहां बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन चाहिए वहां पे चाहिए क्या? नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो आप लिखेंगे कि ये जो होता है यूज इन रेडिकल मैकेनिज्म्स। पर हमें तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन अभी पढ़ना ही नहीं है, ये तो हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ेंगे। तो हमारे लिए अभी इंपॉर्टेंट है ये दोनों सॉल्वेंट्स। नाउ कुछ कुछ एग्जांपल लिखते चलते हैं अपन। हाँ बताओ भाई, प्रोटिक, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एग्जांपल बताइए। सबसे कॉमन यस H2O, फिर H2S, यस इट इज अ पोलर कंपाउंड। नाउ रिमेंबर सॉल्वेंट भी होना चाहिए। H2S इज अ गैस। H2SO4 कैन बी यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, ट्रू, बट H2SO4 को हैंडलिंग बहुत डिफिकल्ट है ना। नहीं, ऐसे तो दुनिया में बहुत कंपाउंड है जिसके पास O और H बॉन्ड है, पर वो हर कंपाउंड सॉल्वेंट हो जरूरी नहीं है। नाउ रिमेंबर एनी सॉल्वेंट विच हैज दीज बॉन्ड्स इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बट ऑल पोलर प्रोटिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज सॉल्वेंट प्रैक्टिकली। ये भी जानना जरूरी है। पोलर प्रोटिक तो कुछ भी हो सकता है। H2S भी, आप सही कह रहे हो कि H2S भी तो सर पोलर प्रोटिक है, दैट्स ट्रू, H2S इज पोलर प्रोटिक। द प्रॉब्लम इज कि H2S इज अ गैस, सॉल्वेंट लिक्विड होना चाहिए, राइट, तभी तो वो सॉल्वेट करेगा, हाइड्रेट करेगा सबको। तो आप H2O यूज कर सकते हो। इन लोअर टेम्परेचर रेंज आप अमोनिया भी यूज कर सकते हो, राइट। आप पिरिडीन यूज कर सकते हो, एनिलीन यूज कर सकते हो, हाँ HF भी कर सकते हो, बट HF लिक्विड वैसे कमी होगा, बट हाँ कर सकते हो, फिर भी इसके लिक्विड होने के चांसेस ज्यादा है एक लोअर टेम्परेचर में। HCl गैस होता है, HCl तो गैस होता है ना। हाँ एसिड तो HCl हो सकता है, पर सॉल्वेंट नहीं हो सकता। सो इट हैज टू बी एसिडिक और प्रोटिक एज वेल एज अ सॉल्वेंट। मतलब प्रैक्टिकली H2SO4 भी हो सकता है, सॉरी थ्योरेटिकली, बट प्रैक्टिकली H2SO4 के साथ हैंडलिंग कितनी डिफिकल्ट होगी भाई। H2SO4 को एज अ सॉल्वेंट यूज करो, उस रिएक्शन को हैंडल कैसे करोगे? H2SO4 डाइल्यूटेड इतना रिस्की होता है, और जब सॉल्वेंट कर रहे हो मतलब वही है मेन। तो बोलोगे सर हम एक्वस H2SO4 यूज करेंगे, देन इन दैट केस वाटर इज सॉल्वेंट। H2SO4 इज जस्ट एन एसिडिक मीडियम, बस उसको थोड़ी एसिडिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो सॉल्वेंट मतलब तुमने एक्वस लगा दिया तो सॉल्वेंट बदल गया, सॉल्वेंट हो गया पानी, है ना। हाँ आप अल्कोहल यूज कर सकते हो, अल्कोहल है प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर भी है प्रोटिक भी है। हाँ मतलब वो सारी चीजें यूज कर सकते। अगेन मैं वही बोल रहा हूं, सॉल्वेंट की क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? रिएक्टिव कम से कम हो, सस्ता हो, कहीं भी मिल जाए, है ना, तभी तो सॉल्वेंट की तरह यूज होगा ना। अच्छा, कुछ स्पेशली डिजाइन सॉल्वेंट हो सकते हैं जो पर्टिकुलर केसेस में यूज होंगे, पर वो कॉमन नहीं है ना। तो इस तरह के सॉल्वेंट्स अगर होंगे तो हम इनको क्या बोलेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कॉमनली वाटर यूज होता है। वाटर इज अ कॉमन सॉल्वेंट। सो कोई पूछे कि वाटर कैसा सॉल्वेंट, तो क्या बोलोगे? पोलर भी है और प्रोटिक भी है, तो वाटर इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा पोलर एप्रोटिक, बताइए मुझे पोलर एप्रोटिक एग्जांपल होते हैं। ऐसा कंपाउंड बताइए जो कि पोलर है लेकिन प्रोटिक नहीं है, मतलब उसके पास H+ आयन नहीं है। हाँ पोलर है, लिक्विड है, लिक्विड है, पोलर है, पर उसके पास H+ आयन नहीं है। H+ मतलब हाइड्रोजन है, पर हाइड्रोजन इज नॉट कनेक्टेड डायरेक्टली टू ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और कोई फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है। सर क्या हो सकता है? सोडियम ऑक्साइड सॉलिड होता है, बताओ भाई। एक कॉमन कंपाउंड है, नेल पेंट रिमूवर में क्या होता है? सो एसीटोन क्या है? एसीटोन क्या है? देखो C डबल बॉन्ड O, CH3 एंड CH3। प्रोपेनॉन को ही बोलते हैं हम एसीटोन,
है ना, प्रोपेनॉन को एसीटोन बोलते हैं। तो एसीटोन में देखो डाइपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा क्या, ऑक्सीजन की तरफ, नेट डाइपोल नॉन जीरो है, और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये एसिडिक भी नहीं है, राइट। तो ये क्या हो गया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा ये देखो एसीटोन जैसा ही है, ऐसा CH3 एंड CH3, इसको हम कहते हैं DMSO, डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, DMSO, ठीक है। ये क्या है, एसीटोन। इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है। ईथर, ईथर क्या होता है, ROR, ROR मतलब कार्बन चेन, ऑक्सीजन कार्बन चेन, तो ऑक्सीजन से कहीं हाइड्रोजन कनेक्टेड ही नहीं है, तो ईथर भी क्या होंगे, पोलर तो है सर, क्योंकि लोन पेयर की तरफ डाइपोल मोमेंट जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ होगा नेट डाइपोल, लेकिन प्रोटॉन नहीं है इसके पास, तो ये भी क्या हुआ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ईथर्स भी होंगे पोलर एप्रोटिक, कोई भी कीटोन चलेगा, यस कोई भी कीटोन चलेगा, पोलर प्रोटिक। एसिड बोल दिया मतलब उसके पास H+ वैसे ही है, पोलर प्रोटिक। सो ईथर क्या होगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा, पोलर होगा लेकिन एप्रोटिक होगा। और भी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है जिनको हम लिखेंगे, अब इधर जगह कम है। हाँ बेंजीन लिक्विड है, पोलर नहीं है लेकिन नॉन पोलर है, तो यहां लिखो, यहां एग्जांपल में क्या आएगा, नॉन पोलर में बेंजीन, सही एग्जांपल है, बेंजीन इज अ लिक्विड, सो बेंजीन इज अ पोलर नॉन पोलर सॉल्वेंट। हाँ बिल्कुल, आप कोई भी हाइड्रोकार्बन, अच्छा एल्केन विथ नंबर ऑफ कार्बन एटम 8 से लेके यूजुअली 10 तक, कार्बन नंबर 8 से 10 होता है तो एल्केन यूजुअली क्या होता है, लिक्विड होता है, उससे पहले गैस उसके बाद सॉलिड, तो हमें चाहिए लिक्विड, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल ये हो गया। अच्छा इतना दूर भी जाने की जरूरत नहीं है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आंख बंद करके नॉन पोलर है, CCl4, है ना। कार्बन डाइसल्फाइड CS2 नॉन पोलर है, वैसे तो CO2 भी नॉन पोलर है, बट द प्रॉब्लम इज इट इज अ गैस, सो हमें लिक्विड चाहिए, तो CS2। ये सब कुछ कॉमन एग्जांपल हुए नॉन पोलर सॉल्वेंट के। ठीक है, सो फर्स्ट लेयर ऑफ क्वेश्चन करते हैं जहां पे हम यही पहचानेंगे कि जो गिवन सॉल्वेंट है वो पोलर है, नॉन पोलर है, प्रोटिक है, एप्रोटिक है। लिख लिया, कोई डाउट है किसी को, कोई कंफ्यूजन है बता दो, सिर्फ छापना नहीं है, समझना भी है इसको। लिख लिया भाई, सबने लिख लिया, पीछे हो गया सबका, हाँ आगे बढ़े। ओके, सो नेक्स्ट है अपना कि क्वेश्चन करते हैं जहां हम पहचानते हैं कि गिवन सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक है कि पोलर एप्रोटिक है कि नॉन पोलर है कि क्या है ना। सो लेट्स आइडेंटिफाई देम सॉल्वेंट्स। आ गया, यस। आपको पहचानना है कि ये गिवन सॉल्वेंट में कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, कौन प्रोटिक है, कौन एप्रोटिक है, सब। लेफ्ट वाले सारे क्या है, पोलर प्रोटिक है ना, ये सारे के सारे क्या है, पोलर प्रोटिक। ये पोलर क्या होता है, पोलर एप्रोटिक, ये है पोलर एप्रोटिक, ठीक है। एसीटोन डाई, तो जो एग्जांपल्स लिखे थे वही है अभी तो, ठीक है, दोबारा लिखने की भी जरूरत नहीं, सारे वही एग्जांपल्स जो हमने लिखे थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहचानना आपको, मतलब सबको ही।
पहला वाला क्या है? तो ये हो गया पोलर प्रोटिक। ये पोलर ए प्रोटिक, ये पोलर ए प्रोटिक। डाई इथाइल इथर है, ROR, यस। ET2O मतलब इथाइल दो लगे, एक इधर और उधर, है ना। ये पोलर प्रोटिक, पोलर है और O के साथ H लगा है ना, तो पोलर प्रोटिक हुआ। ये नॉन पोलर। कैसे? क्योंकि कोई भी हाइड्रोकार्बन की चेन हो, आग बंद करके नॉन पोलर। सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही है ना, तो चाहे किधर भी डाइपोल मूवमेंट जा रहा हो, नेट नेट नॉन पोलर बता दोगे। एक्सेप्ट अ फ्यू केसेस जहाँ एरोमेटिसिटी की वजह से थोड़ा बहुत चार्ज क्रिएशन होता था, वो हमने डिस्कस करे हुए हैं। हाँ बोलो। आएगा ना, पर वो नेग्लिजिबल होता है, प्लस आई का इम्पैक्ट होता है। ये पोलर ए प्रोटिक, ये पोलर ए प्रोटिक। जितने भी ईथर हैं वो सबके सब क्या है? पोलर ए प्रोटिक है। तो ये दोनों भी क्या है? पोलर ए प्रोटिक। ये पोलर ए प्रोटिक। देखो 1 डिग्री अमाइन हुआ तो एक H रहेगा, 2 H रहेंगे। 2 डिग्री अमाइन में नाइट्रोजन से एक H लगा होगा, और 3 डिग्री अमाइन में एक भी H नहीं लगा है, तो 3 डिग्री अमाइन है ना, तो उसमें H है ही नहीं, तो क्या हुआ? पोलर ए प्रोटिक। पोलर ए प्रोटिक, क्राउन ईथर बोलते हैं इसको, है ना, क्राउन ईथर। ये पोलर प्रोटिक। ये क्या होगा? पोलर ए प्रोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए। पहले का PAP है, फिर उधर को राइट में फिर वो जो स्विच बन गया। कहाँ है? पर वो हाँ PC से होगा कि गायब हो गया होगा, है ना। ये कैसे हुआ? पर हाँ
हाँ बताइए। पीएपी पक्की बात है? कैसे पता है? वो आपने लिख के दिया था कब? अभी। डीएमएफ था, डीएमएस होता? बट तो ये है हाँ, सो ये तीनों के तीनों क्या है? पोलर ए प्रोटिक है। तीनों पोलर ए प्रोटिक है क्योंकि हाइड्रोजन कभी ऑक्सीजन से लगा ही नहीं है नाइट्रोजन से भी नहीं लगा। और नाइट्रोजन से भी नहीं लगा। डीएमएफ का पूरा नाम होता है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। देखो कैसे याद रखेंगे, बहुत आसान है। यहां पे OH लगा होता तो फॉर्मिक एसिड बोलते। HCOOH को क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से नाइट्रोजन लगा दिया तो हो जाता है फॉर्मामाइड, और उस पे 2 मिथाइल लगा दिए तो डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। अब देखो यहां पे जब OH होता तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड से नाइट्रोजन लगा दिया है O की जगह तो हो गया एसिटामाइड, और डाइमिथाइल एसिटामाइड DMA। ठीक है, सो ये हो गया डाई मिथाइल एसिटामाइड। ये छोटा ही लिख रहे हैं इधर, है ना? ये देखो क्या होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म में आपको बताता हूं। HMPA बोलते हैं शॉर्ट में इसको, HMPA। HMPA हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, यस, है ना? तो क्या हो जाएगा इसका नाम? हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। ठीक है, HMPA। ठीक है, सो इस तरह से आप, हाँ, साउथ इंडियन नाम लग रहा है। हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड। ठीक है, तो इस तरह से आप पोलर प्रोटिक और पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट पहचान लोगे। ठीक है, कोई डाउट है यहां तक? सॉल्वेंट पहचानने में किसी को अब कोई डाउट नहीं होगा? ठीक है, अब नेक्स्ट आता है अपना सॉल्वेंट के बाद न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि सॉल्वेंट के बाद न्यूक्लियोफाइल ही है ना? तो देखते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है। व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अ बेस? क्या होगा? कौन सा? हाँ, तीनों पोलर ए प्रोटिक है ना? तीनों के तीनों सॉल्वेंट जो यहाँ लिस्ट में देख रहे हो, तीनों के तीनों क्या है? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है भाई, आगे बढ़ा जाए। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, डाइमिथाइल एसिटामाइड, हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड, और ऐसा कुछ भी दिखे सेम लॉजिक लगाना है, सेम आंसर। एसिटामाइड, वो इतना लिखने से अच्छा घर जाके रिवाइज करते रहती कल चेक करूंगा फिर। है। करता हूँ, अब नहीं प्रॉब्लम। ठीक, चलो नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी। कोई पूछे आपसे कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है तो क्या बोलोगे? स्पीसीज विच अट्रैक्ट न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसको चाहिए? जिसके पास नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन हो, राइट? सो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, पर बोलोगे कि सर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग तो कोई भी हो सकता है। बेस को भी तो हम यही कहते थे, बेस को भी तो यही कहते थे कि लोन पेयर डोनर को हम बेस कहते हैं। तो अगर लोन पेयर डोनर भी बेस है और लोन पेयर डोनर न्यूक्लियोफाइल भी है
तो वो क्या है, बेस है कि न्यूक्लियोफाइल है? बोथ। हाँ, तो मान लो कि एक ए नाम का कोई सब्सटेंस है जिसके पास एक लोन पेयर है। क्या है? ए है जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब कैसे भी हो सकता है वो, नेगेटिव चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, या वैसे ही है, इलेक्ट्रॉन पेयर है उसके पास। नाउ अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये किसी को डोनेट करेगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर H+ आयन को डोनेट करता है तो हम कहते हैं कि जो ए है वो बेस है। और अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रोफाइल को डोनेट करता है, मतलब यूजुअली कार्बन, यूजुअली क्या होगा, कार्बन एटम होगा, मतलब सिर्फ एटम नहीं होगा, कार्बन किसी सिस्टम में कनेक्टेड होगा और उसमें कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, उसकी वजह से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। तो अगर कार्बन को डोनेट करता है या किसी भी दूसरे एटम को डोनेट करता है अपार्ट फ्रॉम H+, तो हम उसको क्या कहते हैं कि न्यूक्लियोफाइल है। आप बोलोगे कि ए इज अ न्यूक्लियोफाइल। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर इतना कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन क्यों करना, बेस ही बोल देते। व्हाट इज द डिफरेंस? अगर इलेक्ट्रॉन ही डोनेट करना है तो डिफरेंस क्या है? जैसे इलेक्ट्रॉन इसको देगा वैसे इसको देगा। डिफरेंस ये है कि ये जो है वो कितनी भी बड़ी साइज का हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये एक बहुत छोटा एटम भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अ फंक्शन ऑफ हिंड्रेंस, क्राउडिंग, स्टेरिक फैक्टर, राइट। जबकि H+ क्या है? प्रोटॉन है जिसकी कोई साइज भी नहीं होती है। H+ इज ऑफ नेग्लिजिबल साइज। तो जिसकी कोई साइज नहीं होती, जो स्मॉलेस्ट कटायन एवर है, उसमें हिंड्रेंस की कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो मतलब जिसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा है वो अच्छा बेस है। सिंपल सी बात है, बेसिसिटी में हम और कुछ देखते भी नहीं थे, राइट। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कहीं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी बढ़ने के साथ साथ क्राउडिंग तो नहीं बढ़ रही है, हिंड्रेंस तो नहीं बढ़ रही है। क्योंकि अगर हिंड्रेंस बढ़ गई तो हो सकता है कि शायद, इट्स नॉट सर्टेन कि ऐसा ही होगा, पर चांसेस आर कि द हिंड्रेंस विल डिक्रीज एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। आई बात समझ में? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी और इलेक्ट्रोफिलिसिटी अलग से पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि H+ को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते टाइम आपको कोई दिमाग नहीं लगाना, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उतना डोनेट कर सकते हो। इसको डोनेट करने से पहले आपको दिमाग लगाना है कि इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा है पर कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज्यादा घिरा हुआ है। तो घिरा हुआ है तो इसको डोनेट करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो आप लिखोगे कि इन कॉमन केसेस न्यूक्लियोफिलिसिटी nucleophilicity will be similar to basicity, कि जैसे basicity जैसा ही है, but there are factors that can change trend of nucleophilicity from basicity. मतलब कि वैसे तो ज्यादातर केसेस में न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड वैसा ही होगा जैसा बेसिसिटी का होगा, बट ऐसे फैक्टर्स भी हैं जहां पे उल्टा भी हो सकता है कि ए बी से ज्यादा ए और बी में ए ज्यादा बेस अच्छा है लेकिन बी न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, वो कब होगा? तो उसके 3 केसेस हमें पढ़ने हैं जो मैं यहां साइड में लिख देता हूं। इन तीनों केसेस को बस ध्यान रखना है आपको, बस ट्रिक है ये 3 केसेस ध्यान रखना। 2 ही है मेन, तो एक सॉल्वेंट चेंज कर सकता है बहुत सारी चीजों को, दूसरा है इफेक्टिव, दूसरा है क्राउडिंग, और तीसरा है अल्फा इफेक्ट। ये 3 फैक्टर है जहां पे न्यूक्लियोफिलिसिटी बेसिसिटी से बिल्कुल ऑपोजिट टाइप का हो जाता है। बाकी सब जगह जैसा बेसिसिटी का ट्रेंड हमने पढ़ा है, जैसा हमने बेसिक स्ट्रेंथ पढ़ा है, वैसा ही आप न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड अप्लाई करोगे।
इन तीनों फैक्टर में हो सकता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑपोजिट हो जाए टू दैट ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी विल नॉट चेंज, बेसिसिटी की जितनी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं पहले वही आपको अप्लाई करना है अभी भी, ठीक है। लिख लिया ये सबने, आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं आपको एक वही सिंपल फ्लो चार्ट जो हम बनाते थे बेसिसिटी और एसिडिटी का, याद है, वैसा फ्लो चार्ट बना के देता हूँ कि ये फैक्टर्स को ऐसे ऐसे चेक करो, इस सीक्वेंस में चेक करोगे आंसर आ जाएगा कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कौन खराब न्यूक्लियोफाइल है। सो आप लिखोगे जनरल ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इन प्रोटिक सॉल्वेंट। वैसे ये प्रोटिक में भी चलेगा, बट प्रोटिक सॉल्वेंट में वो फैक्टर जो चेंज होते हैं ना वो यूजुअली प्रोटिक सॉल्वेंट में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होता था, बेसिसिटी में क्या लिखते थे हम लोग कि चेक करो कि डोनर एटम कौन है। अगर सेम डोनर एटम है, जैसे मान लो 4 न्यूक्लियोफाइल दिए हैं, चारों में डोनर ऑक्सीजन है, तो एक ट्रेंड आपको फॉलो करना है, और अगर डोनर डिफरेंट है तो अलग ट्रेंड। सो सेम डोनर एटम, कि डोनर एटम सेम है, और दूसरा कि डिफरेंट डोनर एटम है। सेम डोनर एटम में आपको क्या क्या फैक्टर देखना है। पहला फैक्टर देखना है कि नेगेटिवली चार्ज, ये बेसिसिटी में भी देखते थे हम लोग, विल हैव मोर न्यूक्लियोफिलिसिटी देन न्यूट्रल। पहला फैक्टर ये कि जिस पे नेगेटिव चार्ज होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी न्यूट्रल वाले से तो ज्यादा होगी, ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। कब? जब डोनर एटम सेम है, मतलब n पे माइनस है 2 केसेस में, तो n पे माइनस हमेशा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा एज कंपेयर टू NH3। न्यूट्रल वाले से नेगेटिव चार्ज वाला ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्लियर है। दूसरा फैक्टर कि ये चेक कर लिया, उसके बाद ये चेक करो कि कहीं क्राउडिंग तो नहीं है। अगर ये चेक कर लिया तो उसके बाद दूसरा क्या चेक करना है आपको कि कोई न्यूक्लियोफाइल कहीं हिंडर्ड तो नहीं है, बहुत ज्यादा हिंड्रेंस तो नहीं है कहीं पे। तो अगर हिंड्रेंस है तो आप बोलोगे कि लेस हिंडर्ड इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन मोर हिंडर्ड। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड चेक करना है अल्फा इफेक्ट। ना अल्फा इफेक्ट फॉर नाउ इट इज डिफिकल्ट कि मैं एक बार में इसी में इस चार्ट में एक्सप्लेन कर दूं, बट अभी लिख लो, इसके बाद आप अल्फा इफेक्ट देख लेना एक बार को। मतलब आपको चेक करते टाइम ये फ्लो चार्ट को फॉलो करना है कि पहले आपको देखना है कि कोई नेगेटिव और न्यूट्रल का सिनारियो है क्या, या उससे भी पहले देखना है कि डोनर एटम सेम है या डिफरेंट है। ये देखने के बाद आप देखोगे कि सेम है तो कोई नेगेटिव चार्ज वाला है तो न्यूट्रल वाले से आगे रख दो उसको। अच्छा, सारे ही नेगेटिव हैं तो फिर जो लेस हिंडर्ड वाला है उसको मोर हिंडर्ड वाले से आगे रख दो। अच्छा, ये भी कवर हो गया तो फिर आप देखोगे कि अल्फा इफेक्ट तो कहीं नहीं है, विच विल बी सीन इन रेयर केसेस। बहुत ही रेयर केस में नहीं भी करोगे ये वाला पार्ट तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं कह रहा हूं जेईई मेंस के सिलेबस एडवांस में तो नहीं आएगा, मेरे ख्याल से नहीं आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे जाके आप वो सारे फैक्टर लगाओगे जो अभी तक लगाते थे। मतलब अगर ये सब कुछ नहीं है तो देन न्यूक्लियोफिलिसिटी will follow same trend as basicity। कि न्यूक्लियोफिलिसिटी में वही ट्रेंड फॉलो करना है जो आप बेसिसिटी में फॉलो करते थे। मतलब सबसे बढ़िया प्लस एम वाला, उससे बढ़िया प्लस, उससे खराब प्लस एच, फिर प्लस आई माइनस एम, सबसे खराब। याद है ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट लगाते थे हम बेसिसिटी में, वो ट्रेंड आपको फॉलो करना है। तो ये तो वो कहानी हुई जब डोनर एटम आपके सेम हो गए। अब डोनर एटम अगर डिफरेंट है तो फिर पता करो कि डिफरेंट कैसे हैं, क्या वो सेम पीरियड में डिफरेंट है या फिर वो सेम ग्रुप के डिफरेंट एटम्स हैं।
अगर सेम पीरियड के हैं तो आंख बंद करके वही फॉलो करो जो बेसिसिटी में फॉलो करते थे, और अगर डिफरेंट पीरियड के हैं मतलब सेम ग्रुप के हैं तो फिर आपको थोड़ा सा ट्रेंड बदलना पड़ेगा बेसिसिटी का, मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी का बदलना पड़ेगा, बेसिसिटी का तो जो पड़ा था वही रहेगा। तो अभी थोड़ी देर के लिए फिर से लिखना बंद करो और हम एक बार बेसिकली, क्योंकि इसी से तुम्हारा बेसिक स्ट्रेंथ भी रिवाइज हो रहा है इन अ वे। तो फिर आपको दूसरा क्या चेक करना होता था? कोई कुछ नहीं लिखेगा भाई, समझो इसको, जितना बोलोगे उतना टाइम दूंगा मैं लिखने को, बस समझ लो इसको कि डोनर एटम सेम एटम या एटम्स फ्रॉम सेम पीरियड, कि एटम जो है वो एक ही पीरियड के हैं, जितने भी एटम है डोनर एटम। तो सिंपली आपको लिखना है क्या कि बेसिसिटी विल फॉलो सेम ट्रेंड एज दैट ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, मतलब बेसिकली न्यूक्लियोफिलिसिटी follows same trend as nucleo basicity। नहीं लिखना है कुछ भी, मैं फिर से बोल रहा हूं, सुनो इसको। बेसिसिटी का ट्रेंड क्या होता था, कौन बताएगा? एक पीरियड में बेसिसिटी कैसे देखते थे हम लोग? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ज्यादा वाला कम बेसिक, राइट। तो आप बोलेंगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कर लोगे कंपेयर इसको? अब आई बात ग्रुप की, कि अगर डोनर एटम सेम ग्रुप से है तो क्या करेंगे? साइज देखते थे बेसिसिटी में, अब न्यूक्लियोफिलिसिटी में थोड़ा सा ट्रेंड बदल जाएगा। इफ डोनर एटम्स फ्रॉम सेम ग्रुप, तो सेम ग्रुप के जब डोनर एटम होते हैं तो ट्रेंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी विल बी ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ बेसिसिटी। तो इसमें हम न्यूक्लियोफिलिसिटी में क्या लिखते थे, बेसिसिटी में क्या लिखते थे कि साइज ज्यादा तो बेसिसिटी कम। यहां होगा उल्टा, साइज ज्यादा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। कहां पे? प्रोटिक सॉल्वेंट। ए प्रोटिक सॉल्वेंट में कोई बोले तो वही जो चल रहा था, ए प्रोटिक सॉल्वेंट में सेम ट्रेंड रहेगा। हाँ, ये सब अप्लाई होगा, पर ये वाला ट्रेंड जो ऑपोजिट होता है वो सिर्फ और सिर्फ ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होता है। तो आप लिखेंगे क्या कि न्यूक्लियोफिलिसिटी is directly proportional to polarizability. The main reason is polarizability. That means nucleophilicity is directly proportional to क्या? Size. While basicity का हम क्या पढ़ते थे कि basicity is inversely proportional to size. So trend of nucleophilicity जो है वो तीन जगह पे बदल रही है। एक यहाँ पे, क्योंकि देखो बेसिसिटी में हम यही पढ़ते थे कि नेगेटिव वाला ज्यादा बेसिक होता है, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा यहाँ पे। ये तीनों व्हाइट वाले जो आपको दिख रहे हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम बेसिसिटी, बाकी सब जगह वही फॉलो हो रहा है जो बेसिसिटी में होता था। लिखो अब इसको।
हाँ जी, तो अब न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी को हमें डिटेल में समझना है कि हाउ न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी डिफर इन विच प्लेसेस। तो सबसे पहले जो डिफरेंट, जो सेम है वो तो सेम है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं करा रहा। जो बेसिसिटी की तरह देखा जाएगा उसको बेसिसिटी की तरह ही देखना है, जो डिफरेंट है उस पर फोकस करना है। मतलब डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट है 3 फैक्टर्स। पहला, लेफ्ट साइड में जो सेम एटम थे तो उसमें क्राउडिंग था, दूसरा अल्फा इफेक्ट था, और डिफरेंट एटम थे तो पीरियोडिक ट्रेंड में जब अलोंग द ग्रुप जाते थे तो वहां पे सॉल्वेंट की वजह से चेंज हो जाता था। सो पहला आप लिखोगे इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग या स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। कि कैसे स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अल्टर कर सकता है। तो मान लो कि आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है जिसका नाम है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। ठीक है, टर्सरी ब्यूटेन है ये, उस पे ऑक्सीजन लग गया तो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड हो गया वो। ठीक है, इसको शॉर्ट में बुक में ऐसा लिखा मिलेगा आपको, TBUTO-, ऐसे। इसको, इस वाले पार्ट को, टर्सरी ब्यूटाइल को ऐसे लिख दिया शॉर्ट में, एंड देन O-, जैसे होता ना इथाइल को ET लिखते हैं, प्रोपाइल को PR लिखते हैं, वैसा। और दूसरा इसके साथ कंपैरिजन में है CH3 CH2 and O-। इसको हम क्या बोलेंगे, ETO-, इथॉक्साइड आयन है ये, इथाइल और उसके बाद O एंड देन माइनस, राइट। अब इन दोनों में देखो, यहां पे इस वाले में 3 CH3 ग्रुप लगे हैं ऐसे यहां पे। ठीक है, तो ये जो ऑक्सीजन है दिस इज हिंडर्ड बाय दीज 3 CH3 ग्रुप्स। यहां पे सिर्फ एक CH3 लगा है, तो यहां पे फ्री बैठा ऑक्सीजन, कोई दिक्कत नहीं, कोई हिंड्रेंस नहीं। अब होगा यूं कि जब H+ को इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो इसको कोई दिक्कत नहीं है, हिंड्रेंस H+ यहां एक आ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा। पर इसके पास प्लस इफेक्ट ज्यादा है, आपको दिख रहा है 3 प्लस ग्रुप लगे हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी की सिर्फ बात करें, मतलब नॉट द आफ्टर इफेक्ट, जस्ट द प्रीवियस, मतलब डोनेट करने से पहले का कि मतलब एबिलिटी किसकी ज्यादा है, कौन ज्यादा डोनेट करना चाहता है, तो वो ये है। क्यों? क्योंकि इससे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और लगे हुए हैं, तो ये आगे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना चाहता है, ये थोड़ा इससे कम देना चाहता है। लेकिन अगर लेने वाला H+ है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ये कम देगा। लेकिन लेने वाला जो है वो कोई कार्बन पे प्लस है, मतलब व्हेन आई से कार्बन पे प्लस, इट डज नॉट लिटरली मीन कार्बन पे प्लस, कार्बन कनेक्टेड टू सम 3 ग्रुप्स एंड देन प्लस चार्ज। कार्बन एटम पे प्लस चार्ज नहीं होता है, कार्बन की 3 वैलेंसी होती है, उसके बाद उस पे प्लस आता है। तो 3 वैलेंसी में कुछ तो लगा होगा, यहाँ पे सबसे छोटा हाइड्रोजन लगा होगा। अच्छा, हाइड्रोजन लगा हुआ वाला कार्बोकेटाइन तो वैसे भी एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब वो कार्बोकेटाइन स्टेबल नहीं होता। बट लेट्स से कि मतलब ड्यू टू इंड्यूस चार्ज वो कटायन है, तो 4-5 एटम तो कम से कम रहेंगे ही कटायन के पास। तो 4-5 एटम को यहां एडजस्ट करना आसान काम नहीं है। तो अब स्टेरिक फैक्टर जो है वो न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो मतलब ये है कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने जब ये जाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट करेगा, तो यहाँ पे इसके जो ग्रुप्स लगे होंगे, यहाँ पे ये और ये ग्रुप्स जो लगे होंगे, और इनके बीच में क्या होगा, स्टेरिक क्राउडिंग होगी। सो स्टेरिक क्राउडिंग अगर होगी, सो आपको क्या मिलेगा, फिर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो जाएगी एज अ रिजल्ट। तो आप बोलोगे कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज हो गई। दूसरे वाले में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की एबिलिटी कम है, पर डोनेट करने का आफ्टर इफेक्ट भी नहीं है कोई उसमें। क्यों? क्योंकि इसमें हिंड्रेंस नहीं है, तो ये इजीली इसको डोनेट कर सकता है। वैसे इधर लिखना चाहिए, बट ठीक है, आप इसको ना अच्छा करने के लिए उल्टा भी लिख सकते हैं इधर से। मैं लिख देता हूँ अभी के लिए, आप डायग्राम में कर लेना। क्या कि O- इधर कर देता हूँ, CH2 CH3 इधर लिख देता हूँ, ताकि डोनर कॉमन एटम है, समझ में आ जाए। सो यहां से जब ये डोनेट करेगा इधर, तो नो स्टेरिक क्राउडिंग, राइट। नो स्टेरिक क्राउडिंग मतलब न्यूक्लियोफिलिसिटी विल नॉट बी ऑल्टर्ड बाय स्टेरिक क्राउडिंग। सो नो स्टेरिक इफेक्ट। इसका मतलब यह है
कि जब क्वेश्चन बेसिसिटी का आएगा तो आप बोलोगे कि सर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड एक बहुत अच्छा बेस है एज कंपेयर टू क्या, इथॉक्साइड, क्योंकि एक छोटे एटम को इलेक्ट्रॉन देना है तो वहां हिंड्रेंस काम नहीं करेगा, तो जिसकी एबिलिटी ज्यादा उसकी बेसिसिटी भी ज्यादा। लेकिन जब क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिसिटी का आएगा तो आप बोलेंगे क्या कि इथॉक्साइड आयन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, यही एग्जांपल रट के रखना आपको। टर्सरी ब्यूटॉक्साइड का मेन काम ही है ये कि वो बेस का काम करता है, वो न्यूक्लियोफाइल का काम करता ही नहीं है, ऐसा समझो। और अगर करेगा भी तो ऐसी जगह करेगा जहां हिंड्रेंस एकदम कम से कम हो, जैसे कि मिथाइल ग्रुप पे अटैक कर सकते हैं। CH3 सबसे छोटा इलेक्ट्रोफाइल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बाकी सारे इलेक्ट्रोफाइल CH3 से तो बड़े ही होंगे। सबसे छोटा चेन क्या हो सकता है, CH3, राइट। सो टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ईदर डू नॉट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, और इवन इफ इट डज इट विल अटैक ऑलवेज ऑन द लेस हिंडर्ड साइट, सबसे कम हिंड्रेंस जहां होगी वहां अटैक करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, स्टेरिक क्राउडिंग, ठीक है। अब लिखो इसको और फिर इस पे हम बाद में नोट भी लिखते हैं। टर्सरी ब्यूटानॉल में से H+ हटा दो तो बनेगा ब्यूटॉक्साइड, जिसको हम कहेंगे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। का ट्रेंड वही रहेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड बदल जाएगा क्योंकि हिंड्रेंस यहां पे आ गया। लिख लिया क्या? चलो, सो अब हमें कंक्लूड करना है क्या, इसका कंक्लूजन ये होगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक स्टेरिक क्राउडिंग। Nucleophilicity will be inversely proportional to steric crowding. Now इसके कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। इसका एक एग्जांपल ये भी है, ये मान लो, ठीक है। और दूसरा है
है ना। तो इसका नाम है LDA। क्या नाम है? LDA। यहां भी LI लगा लो भले। LDA का पूरा नाम क्या होगा? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड, है ना। इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं ना, 3 कार्बन के चेन को, साइड चेन को। इसका नाम होगा क्या? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। इट इज अ वेरी गुड बेस बट अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। इट्स अ वेरी गुड बेस। वेरी गुड बेस क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन पे माइनस तो ऑक्सीजन पे माइनस से भी अच्छा बेस होगा, राइट। सो वेरी गुड बेस बट अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है। सो LDA जो है वो न्यूक्लियोफाइल बहुत ही खराब है। तो अगर सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करेंगे तो ये ज्यादा है, बेसिसिटी में LDA ज्यादा है ऑफ कोर्स। दूसरा देखो कि जैसे मान लो कोई आपसे पूछे कि ये पिरिडीन है और ये डाइमिथाइल पिरिडीन ऐसा बना दिया किसी ने, और पूछे कि इन दोनों में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन, तो क्या बोलोगे? तो पहला वाला, है ना। फर्स्ट वाला अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और सेकंड वाला अच्छा बेस है ना। तो इस तरह से ट्रेंड वेरी कर जाएगा, चेंज कर जाएगा न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का। आई बात समझ में? सो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी कहीं ना कहीं हिंड्रेंस से अफेक्ट होते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल में आपको टर्सरी ब्यूटॉक्साइड वाला ही याद रखना है कि टर्सरी ब्यूटॉक्साइड इज अ वेरी गुड बेस बट अ पुअर न्यूक्लियोफाइल। क्या है? LDA हिंड्रेड है ना भाई, 2 आइसोप्रोपाइल वो भी नाइट्रोजन के लिए। LDA ड्रग है क्या? इतनी नॉलेज मुझे ड्रग की नहीं है। LDA कौन सा ड्रग होता है? लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड। हाँ, लिखो लिखो लिखो। नेक्स्ट है, तो क्राउडिंग के इफेक्ट हमने समझ लिया कि भाई स्टेरिक क्राउडिंग अगर होगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। अब दूसरा फैक्टर क्या था अपना? अल्फा इफेक्ट। सो दूसरा आप लिखेंगे अल्फा इफेक्ट
ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो अल्फा इफेक्ट के लिए देखो यार, बहुत सिंपल से कुछ एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। पहले एग्जांपल समझ लेते हैं, और पहले एग्जांपल समझ लेते हैं फिर हम उसको यूज करते हैं। पहला एग्जांपल है इसका कि अमोनिया और NH2 में, मतलब हाइड्राजीन, NH2 को हम क्या कहते हैं, हाइड्राजीन। अमोनिया और हाइड्राजीन में हाइड्राजीन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। अभी जो मैं ट्रेंड लिख रहा हूं वो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिसिटी का लिख रहा हूं। दूसरा कि अमोनिया और NH2OH में, ऑक्साइम में, हाइड्रोक्सिलामीन में, सॉरी ऑक्साइम नहीं, हाइड्रोक्सिल अमाइन है ना, यही बोलते थे इसको, में ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है। वैसे ही अगर आपसे कोई पूछे कि H2O और H2O2 में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप बोलोगे H2O2 अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कोई पूछे कि OOH माइनस और OH माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो आप बोलेंगे कि OOH माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो इन सब में एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। पैटर्न ये मिल रहा है कि अगर एलिमेंट सेकेंड पीरियड का है, मतलब नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, ये सेकेंड पीरियड के यही दो एलिमेंट है जिनके पास लोन पेयर होता है। होता तो फ्लोरीन के पास भी है, बट F फ्लोरीन वैसे ही पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो मतलब N और N के बीच में बॉन्ड है, या O और O के बीच का बॉन्ड है, ठीक है, या फिर N और O के बीच का बॉन्ड है, ऐसा कुछ। ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि अच्छा, अल्फा इफेक्ट क्यों कहते हैं? अरे बात नहीं, अल्फा इफेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि लोन पेयर डोनर के बगल में अल्फा पोजीशन पे जो एटम है उसके पास भी लोन पेयर है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अल्फा इफेक्ट। पहली चीज तो। दूसरा, इसको अप्लाई कैसे करते हैं सर? इसको अप्लाई ऐसे करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट होना चाहता है, मतलब दैट इज व्हाई इट इज अ न्यूक्लियोफाइल, पर ये डोनेट होने की इसकी एफिनिटी और बढ़ जाती है क्योंकि ये दोनों लोन पेयर में होता है रिपल्सन। तो ये लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से ये चाहता है कि अपना लोन पेयर जल्दी से जल्दी ये डोनेट कर दे, और ये जल्दी से जल्दी अगर लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा हो जाएगी। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन एट अल्फा पोजीशन, repulsion at alpha position, the tendency to donate that lone pair increases। क्योंकि अगर वो लोन पेयर चला जाए तो लोन पेयर रिपल्सन खत्म हो जाएगा, तो चला जाए अच्छा है, राइट। सो डोनेट दैट लोन पेयर डिक्रीजेस, और इसीलिए न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है दैट इंक्रीजेस। क्या लिखा मैंने? डिक्रीजेस नहीं, सॉरी, टेंडेंसी टू डोनेट दैट लोन पेयर इंक्रीजेस, है ना। लोन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि वो डोनेट हो जाएगा तो उसका लोन पेयर खत्म हो जाएगा, तो लोन पेयर का रिपल्सन भी खत्म हो जाएगा, राइट। सो लोन पेयर रिपल्सन होने की वजह से वो लोन पेयर को जल्दी डोनेट करना चाहता है, जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज्यादा है। तो ये हम कहते हैं इसको अल्फा इफेक्ट। लेकिन जैसे मान लो इन सब में ऐसा ही है, जैसे यहाँ ऑक्सीजन बनाओगे, ऑक्सीजन और H है, माइनस है, लोन पेयर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, इनमें हो रहा रिपल्सन, इसकी वजह से इसका ज्यादा है। तो सब में ऐसा ही है जैसा देख रहे हो ना। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इस पे कि एक बात बताओ, आपके पास है OH माइनस और आपके पास है H2O2 और आपके पास है H2O, बताओ कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या बोलोगे? भाई H2O तो हर हालत में गलत है, खराब है, सबसे गंदा है H2O, है ना। हाँ, उल्टा बोल रहे थे। सो इफ यू रिमेंबर द फ्लो चार्ट, यू स्टिल नीड टू फॉलो दिस ट्रेंड। क्या कि भाई नेगेटिव चार्ज वाला अभी भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अल्फा इफेक्ट बाद में आता है। तो सबसे पहले होगा OH माइनस, देन H2O2 और देन ये। तो अल्फा इफेक्ट सिर्फ यहां लग रहा है, यहां तो भाई चार्ज से ही काम हो जाएगा। ठीक है, अब छापो इसको।
बीटा गामा ये सब हमारी काउंटिंग के हिसाब से डिसाइड होता है. सो अगर ये रेफरेंस है तो इसका बगल वाला अल्फा हुआ, उसके बगल में बीटा गामा डेल्टा. कभी कभी जो होता है वो भी अल्फा होता है कि जहां पे लगा है वो अल्फा है, बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा, उसके बगल वाला डेल्टा. सो नेक्स्ट जो है द लास्ट यूनिक फैक्टर इज सॉल्वेंट का इफेक्ट. इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट. नाउ इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट शुड बी अप्लाइड ओनली इन अ ग्रुप. हो गया, लिख लिया? हाँ जी, ध्यान दो, ये लास्ट टॉपिक है, फिर ब्रेक लेंगे अपन, तो इसको ध्यान से समझो. सो नेक्स्ट है कि सॉल्वेंट कैसे न्यूक्लियोफिलिसिटी को अल्टर करता है. तो देखो यार, सॉल्वेंट कहां अल्टर करता है ये इंपॉर्टेंट है जानना. जैसे क्राउडिंग समझ में आ गया कि सेम डोनर एटम है तो हमें क्राउडिंग देखना है. अगर डिफरेंट डोनर एटम है तो सॉरी सेम डोनर एटम है तो हमें अल्फा इफेक्ट भी देखना है. तो अल्फा इफेक्ट और क्राउडिंग दोनों कहां लगता है? जब डोनर एटम सेम हो. अच्छा, जब डोनर एटम डिफरेंट हो पर सेम पीरियड का हो तो बेसिसिटी वाला ट्रेंड आंख बंद करके फॉलो कर लो. और अगर डोनर एटम डिफरेंट हो लेकिन सेम ग्रुप का है तो फिर आपको सॉल्वेंट का इफेक्ट देखना पड़ता है. दैट इज फैक्टर नंबर 3, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी. ठीक है, सबसे पहले तो लिख लेना एप्लीकेबल व्हेन इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी. एप्लीकेबल व्हेन donor atoms of nucleophile are from same group. सेम ग्रुप कि डोनर एटम अगर सेम ग्रुप से है तो ही आपको ये इफेक्ट अप्लाई करना है. क्लियर है? पता होना चाहिए ना भाई कौन सा ट्रेंड कहां लगाना था. ये तो कंफ्यूजन समझ ही नहीं आता कौन सा ट्रेंड कहां लगाना है. तो आपको मैं पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ये इफेक्ट आपको तभी लगाना है जब डोनर एटम सेम ग्रुप का.
तो पहले लिखना बंद करो और 5 मिनट जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझो, सुनो और सोचो इसके बारे में। तो यार अगर मैं बात करूं F माइनस की, F माइनस से पहले भी, उससे पहले HF की बात करते हैं। HF, HCl, HBr और HI में कौन अच्छा एसिड है? HF, HCl, HBr और HI में कौन अच्छा एसिड है? HI है, ये पक्का है सबको? आप बोलोगे सर एसिडिक स्ट्रेंथ जो है नीचे जाने पे बढ़ता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड ये है, जिस एरो के डायरेक्शन में एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, राइट? एसिडिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड ये। इन सब ने अपने अपने H प्लस लूज कर दिए तो बने इनके कॉन्जुगेट बेस F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस एंड I माइनस। आपसे कोई पूछे कि इनमें बेसिसिटी का ट्रेंड क्या होगा तो आप बोलेंगे कि सर बेसिसिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। फिर दिक्कत ये आती है कि सर अगर बेसिसिटी ऊपर की तरफ बढ़ेगा मतलब अगर इसको हम किसी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डालेंगे, नाउ अब सॉल्वेंट का क्या रोल आता है इसको ध्यान से सुनना है। अगर तुम सॉल्वेंट में रखोगे या कहीं भी रखोगे, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी किस में ज्यादा है? F माइनस में, राइट? F माइनस इज अ बेटर इलेक्ट्रॉन डोनर। तो इसका मतलब यह है कि कहीं भी सॉल्यूशन में अगर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तो F माइनस उसको खींचने की कोशिश ज्यादा करेगा। तो उस लॉजिक से समझ में आता है कि सर फिर तो F माइनस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। पर प्रॉब्लम यह है कि सॉल्वेंट के अंदर भी तो H प्लस है, क्योंकि सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक। अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो F माइनस H प्लस को खींचना स्टार्ट करेगा, और अगर वो H प्लस को खींचेगा तो F माइनस तो पहले ही अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, वो H प्लस को दे चुका है, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए को देने के लिए तो उसके पास बचा ही नहीं है ना, क्योंकि F माइनस को इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करना है। तो वो फटाफट क्या करेगा, सॉल्वेंट को डोनेट कर देगा, और सॉल्वेंट को डोनेट कर देगा तो न्यूक्लियोफाइल को इलेक्ट्रोफाइल को देने के लिए उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं या कम बचेगा। जबकि I माइनस को कोई जल्दी नहीं है, I माइनस के फॉर्म में ही रहना चाहेगा। तो रहना चाहेगा तो जब कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो I माइनस के नंबर ज्यादा होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी समझो कि मैंने लिखवाया था कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो है वो अनायन को सॉल्वेट करता है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट अनायन को सॉल्वेट नहीं करता है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अगर सॉल्वेट करेगा, ध्यान से सोचना और समझना और बताना मुझे कि आपके पास F माइनस आयन है एक, और आपके पास सबसे नीचे I माइनस आयन है, ठीक है? इनको हम समझते हैं कि आपके पास F माइनस एक और I माइनस है दूसरा, और आपको प्रोटिक सॉल्वेंट लेके आए हो। आप क्या लेके आए हो? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो आप बताओ कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा सॉल्वेट होगा, F माइनस या I माइनस? क्यों F माइनस? अच्छा, इसको थोड़ा और बैक ट्रैक करते हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में हाइड्रेशन पढ़ते थे हम लोग, जिसकी साइज बड़ी होती थी उसका हाइड्रेशन कम होता था, और जिसकी साइज छोटी होती थी उसका हाइड्रेशन ज्यादा होता था। तो हाइड्रेशन और सॉल्वेंशन इन अ वे सेम ही चीज तो है। हाइड्रेशन में सॉल्वेंट पानी होता है और सॉल्वेशन में सॉल्वेंट कोई भी प्रोटिक सॉल्वेंट हो सकता है, राइट? तो इसका मतलब यह है कि जब सॉल्वेशन की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा सॉल्वेट या हाइड्रेट कौन होगा? F माइनस। और अगर F माइनस सॉल्वेट हो जाएगा तो आपको नहीं लगता कि इसको भी इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत नहीं है, वो स्टेबलाइज ज्यादा हो चुका है। तो बेसिकली क्या है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विच सॉल्वेट्स अनायन, तो वो F माइनस को सॉल्वेट कर देगा। समझ में आ रही है आपको बात? F माइनस बहुत ज्यादा सॉल्वेट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ H प्लस आयन ऑफ द प्रोटिक सॉल्वेंट। तो F माइनस अभी भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा दे रहा है, लेकिन किसको दे रहा है? H प्लस को दे रहा है। तो मतलब F माइनस अभी भी अच्छे बेस का काम कर रहा है, लेकिन अच्छे बेस के काम करने के चक्कर में अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे रहा है, तो फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम नहीं कर पा रहा। और यही इसका लॉजिक है कि F माइनस ज्यादा सॉल्वेट होगा और I माइनस थोड़ा बहुत सॉल्वेट होगा। जो कम सॉल्वेट होगा वो कम स्टेबल भी होगा, और जब कम स्टेबल होगा तो किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की बारी आएगी तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहेगा। तो ये है इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो आप बोलेंगे कि जब आप प्रोटिक सॉल्वेंट में डालोगे तो ऊपर जाने पे एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन बढ़ेगा। इन प्रोटिक सॉल्वेंट extent of solvation increases,
और अगर सॉल्वेट ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत ही नहीं है उसको, तो ऑलरेडी स्टेबलाइज हो चुका है। तो आप क्या बोलोगे कि इसका एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एबिलिटी टू डोनेट, एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन घटेगी, और इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो भी डिक्रीज होगी। सो F माइनस इज अ पुअर न्यूक्लियोफाइल बट इज अ गुड बेस, I माइनस इज अ पुअर बेस बट इट इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हाँ वही वही हो रहा है, उसी को तो एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में कि क्यों हो रहा है वो। वहां तो हमने सिर्फ लिखा था कि ऐसा होगा, अभी हम पढ़ रहे हैं कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा हो ही क्यों रहा है, नहीं होना चाहिए था, है ना। So we're learning how expected trend of nucleophilicity and actual trend of nucleophilicity differs in a proper protic solvent, है ना। अरे सीएस के फैंस कौन कौन से इधर, कैसे हो? बस मैं तो ऐसे हालचाल पूछ रहा था तुम्हारा। आर कल ही मैच था ना सीएसके से, इसलिए पूछा मैंने। हाँ आरसीबी फैन हो ना तुम तो? कोई नहीं, ऐसा क्रिकेट नहीं देखते, फुटबॉल देखते हो? कभी कभी ऐसे दिख जाता है, घर पे देखते रहते हैं। हाँ, आराम से भाई। हाँ ये है, पर इसका कोई समझ नहीं आता मुझे यूज। उधर कैमरा लगता है बेटा, नहीं वो प्रोजेक्टर के लिए था। उधर कैमरा लगता है। आप
फाइनल कंक्लूजन ये है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर कोई पूछे आपसे कि इन प्रोटिक सॉल्वेंट nucleophilicity is directly proportional to size. In aprotic solvent nucleophilicity is inversely proportional to size. मतलब F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस और I माइनस में कंपेयर करना है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ट्रेंड ये होगा प्रोटिक सॉल्वेंट में, और ए प्रोटिक सॉल्वेंट में F माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस एंड I माइनस में कंपेयर करना है तो ट्रेंड ये होगा, नॉर्मल ट्रेंड होगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। ठीक है, क्वेश्चन कोई पूछे आपसे कि इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, मतलब क्वेश्चन के फॉर्म में कर रहे हैं, ये कंक्लूजन ही कि OH माइनस और SH माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, तो क्या बोलोगे? EPH3 एंड हाँ कौन सा होगा? OH माइनस और SH माइनस में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? SH माइनस। अभी तो देख रहे हैं जिसका साइज ज्यादा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, बेसिसिटी का ट्रेंड उल्टा होता, OH माइनस इज अ बेटर बेस देन SH माइनस। ए प्रोटिक सॉल्वेंट में ट्रेंड उल्टा होता, OH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन SH माइनस। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, और भी ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं, PPH3 NPH3 अगर हुआ कुछ तो ये अच्छा एंड सो। ठीक है, सो सॉल्वेंट के टाइप पे इस तरह से न्यूक्लियोफिलिसिटी डिपेंड करती है। ब्रेक के बाद न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्वेश्चन करेंगे, देन एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल पढ़ेंगे, देन लिविंग ग्रुप पढ़ेंगे।